अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग ट्रीटमेंट, या इसे हम कहते हैं जीन थेरापी। ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूटी लेक्चर है। उसमें हमने डिजीज़ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। उसमें जो 2 पॉइंट्स थे, कौन से थे, प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन को डिस्कस किया था। आज इसका तीसरा पॉइंट ड्रग ट्रीटमेंट, या इसे जीन थेरापी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ड्रग ट्रीटमेंट में क्या होता है, 3 तरह की डिजीज़ेस होती हैं। इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कैसी होती हैं और इनके नुकसानात क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। और इसका जो इलाज किया जाता है, किसके ज़रिए किया जाता है, एंटीबायोटिक थेरापी। एंटी का क्या मतलब है, मुखालिफ, और बायोटिक का क्या मतलब है, बैक्टीरिया के खिलाफ थेरापी इलाज किया जाता है। बैक्टीरिया के खिलाफ जो इलाज किया जाता है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक थेरापी। इफ़ अ पर्सन सिक विद डिजीजेज, अगर कोई शख्स जो है सिक, बीमार होता है किसी भी डिजीज़ से, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ से, ही सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसे क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ये एंटीबायोटिक क्या करती है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो उस बीमारी को काज कर रहे होते हैं, उसका सबब बन रहे होते हैं, उसको ये मार देते हैं। अब होता क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। वो लिमिटेशन कौन सी हैं, एंटीबायोटिक और हाउएवर यूज़फुल, एंटीबायोटिक जो है यूज़फुल तब होंगी जब ये यूज़फुल इन बैक्टीरियल डिजीजेज, that only when bacteria have not developed resistant to antibiotics। ये जो है एंटीबायोटिक थेरापी, ये तब यूज़ होती है जब बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं की होती, तब ये यूज़फुल होती है, फ़ायदेमंद होती है। अदरवाइज़ ये नहीं होती, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जब हमें वो करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, दाखिल करते हैं जिस्म के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं, और फिर हम चाहे जितनी उसको एंटीबायोटिक्स देते रहें, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब कि डिजीज़ नहीं जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमें एंटीबायोटिक तब्दील करनी पड़ेगी। इसी वजह से ये इसकी लिमिटेशन है कि क्या होता है, एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती हैं उनसे अगर वो बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा नहीं की तो तब ये यूज़फुल है, अदरवाइज़ नहीं है। अब चलते हैं सेकंड डिजीज़ की तरफ कि वो कौन सी होती है। ये डिजीज़ जो होती है ये होती है कैंसरस डिजीज़। सेकंड डिजीज़ कैंसरस होती है। पहली कौन सी थी, पहली थी इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया की वजह से हुई थी, और सेकंड कौन सी है, वो कैंसरस डिजीज़। कैंसर क्या होता है, कैंसर है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का क्या मतलब है, सेल जो हैं वो उनको कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब सेल की तादाद ऐसे ही खाम में बढ़ती चली जाएगी तो वो कोई ना कोई बीमारी को, डिजीज़ को काज करेंगे। तो फिर क्या होता है, इसका इलाज किया जाता है, इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, डिवीजन को रोका जाता है। लेकिन कैसे रोका जाता है, इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियोथेरापी को। रेडियोथेरापी में क्या होता है, रेडियो मीन रेडिएशंस, उसको क्या करते हैं, शुआएं दी जाती हैं, फिर वो जो सेल होते हैं कैंसरस सेल वो मर जाते हैं। यूज टू ट्रीट कैंसरस डिजीज़, कैंसरस डिजीज़ को उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, कैंसरस पार्ट इज़ एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव्स रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, जो शुआएं खारिज कर रहा होता है, वो क्या करता है, शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस को खारिज करता है। शॉर्ट वेव्स रेडिएशन ऐसी होती हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और लॉन्ग वेव्स की एनर्जी कम होती है। तो शॉर्ट वेव इसलिए दी जाती हैं ताकि उनकी एनर्जी जो ज़्यादा होती है वो जो कैंसर सेल होते हैं उनको ख़त्म कर दें। फिर क्या होता है, ये जो शॉर्ट वेव्स पैदा होती हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से, इनके सामने कैंसरस हिस्से को लाया जाता है। जब कैंसरस हिस्से को सामने लाया जाता है तो उसके सामने, क्योंकि वो है रेडिएशंस हैं,
तो वो जो रेडिएशन शुआएँ होंगी वो क्या करेंगी, उसी से बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। तो फिर क्या होगा, और हाँ, ये जो है रेडिएशन जो दी जाती हैं ये रिपीटेडली दी जाती हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे दी जाती हैं। मतलब कि मुसलसल ये नहीं कि हम एक दिन दें और फिर बाद में जब हमें जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस दें कि इस दिन आपने आना है और हम ना जाएं, तो ये भी कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। और रेगुलर का मतलब भी क्या है कि उसमें हम क्या करें, रेगुलरली बाकायदगी से जाएं। ये नहीं हो कि उसमें हम, अगर वो हमें कोई डोज दे, मेडिसन दे और वो ये कहे कि सुबह और शाम खानी है और हम क्या करें, सुबह खाएं और फिर अगली सुबह खाएं, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें रेगुलरली और मुसलसल वो करना चाहिए उसका ट्रीटमेंट। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, बहुत से सेंटर्स हैं कैंसरस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, विच कैरिंग आउट रेडियोथेरापी, जो क्या कर रहे हैं, रेडियोथेरापी कर रहे हैं टू कंट्रोल कैंसर, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। उनमें शौकत खानम हॉस्पिटल है और है आगा खान हॉस्पिटल। ये जो 2 सेंटर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कैंसरस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड ट्रीटमेंट है कैंसर की, वो क्या है, कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में क्या किया जाता है, केमिकल को डाला जाता है जिस्म के अंदर, एडमिनिस्ट्रिंग एंटी कैंसरस केमिकल्स। एंटी का क्या मतलब है, ख़त्म करने वाले, किल करने वाले कैंसर को, और केमिकल्स क्या करते हैं, एंटी कैंसरस केमिकल, जो कैंसर को ख़त्म करने वाले केमिकल हैं वो जिस्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं टू पेशेंट के एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलरली। फिर क्या करेंगे, दीज मे किल कैंसरस एंड नॉर्मल सेल्स। लेकिन इनका नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, ये ठीक है कैंसरस सेल को तो ख़त्म कर देते हैं, वो तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उसके जो आसपास के सेल होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये इसका नुकसान है। उसके बाद जो थर्ड डिजीज़ है वो क्या है, जेनेटिक डिजीज़। पहली हमने कौन सी पढ़ी, इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, कैंसरस डिजीज़, और थर्ड कौन सी है, जेनेटिक डिजीज़। अब जेनेटिक डिजीज़ में क्या होगा, इसका हम इलाज करेंगे जेनेटिक डिजीज़ को ख़त्म करने का, वो है जीन थेरापी। इसमें क्या होता है, जीन का जो टुकड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है और उसे हमें वहाँ से चेंज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अ टेक्निक, वो तरीका टू रिपेयर, मुरम्मत करने का, डिफेक्टिव जीन, ख़राब जीन को, विच कंसिस्ट ऑफ, जो क्या होती है, किस पर मुश्तमिल होती है, ये जो जीन थेरापी है, आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। हम क्या करते हैं, किसी भी शख्स का नॉर्मल जीन निकालते हैं, मतलब कि वो सेहतमंद है, पेशेंट नहीं है, हम किसी सेहतमंद का नॉर्मल जीन निकालेंगे और इंसर्ट करेंगे, दाखिल कर देंगे इनटू होस्ट के अंदर, मतलब कि पेशेंट के अंदर। यहाँ पे जो होस्ट है वो क्या है, पेशेंट है, तो होस्ट के अंदर हमने दाखिल कर दिया। फिर क्या होता है, जब होस्ट के अंदर वो जाएगा तो उसका ख़राब जीन तो निकल गया है, उसको तो हमने निकाल दिया है और फिर वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसा कि बोन मैरो में क्या होता है, इन केस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स। बोन मैरो क्या होती है, जहाँ जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसको कहते हैं बोन मैरो सेल। और ये बोन मैरो सेल क्या कर रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स को बना रहे होते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स ठीक तरीके से नहीं बनते तो उस बीमारी को कहते हैं थैलासीमिया। फिर क्या होता है, ये ब्लड डिसऑर्डर्स है क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वो सही तरीके से नहीं बन रहे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बोन मैरो सेल में नॉर्मल जीन को दाखिल करना पड़ता है। फिर नॉर्मल जीन क्या करेगा, उसकी जो सही करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बनाएगा, क्योंकि जीन का काम ही यही होता है करेक्टरिस्टिक्स बनाना। और इसके अंदर क्या है, ख़राब जीन्स हैं, तो ये क्या करेंगी, सारी उसकी खसूसियात ख़राब बनाएंगी, डिफेक्टिव होंगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर नॉर्मल जीन को दाखिल करना पड़ता है बोन मैरो के अंदर, और ये क्या करेगा, उस ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ठीक कर देगा और इस तरीके से वो ठीक काम करेगा। इसके बाद है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, या इसे हम कहते हैं IDM। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा बहुत इसका बताया था। तो ये क्या होता है, कंबैटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हम क्या करते हैं, कंबैटिंग लड़ने वाले डिजीज़ के खिलाफ यूटिलाइज इस्तेमाल करते हैं, ऑल मेथड्स तमाम वो तरीके
एज एंड व्हेन और जब रिक्वायर्ड उनकी ज़रूरत होती है, एंड इंश्योरिंग और यकीन दिलाते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी की भी क्या होगी, उसमें हिस्सा होगा। इन दिस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है बाकायदा और इसको कहते हैं IDM। अब होता क्या है, कम्युनिटी का कैसे इसमें किरदार है, हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज़ आती है तो इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में कैसे हम लोगों को करते हैं, क्योंकि जब कोई भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुंच जाए तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, बहुत से सेमिनार लगाए जाते हैं, अखबारों में इश्तिहारात भेजे जाते हैं और स्कूलों में और कॉलेजों में क्या किया जाता है, सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं और जो वैक्सीन होती हैं वो मुफ्त में लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं किसी भी डिजीज़ के वो भी मुफ्त में कर देते हैं। तो इस तरीके से सारा जो लोग होते हैं उनका इसमें हिस्सा होता है, पार्टिसिपेशन होती है। ऐसा क्यों होता है, ताकि लोगों को बाखबर किया जाए कि ये डिजीज़ इतनी ख़तरनाक है और आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और केयर करनी चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट। अब ये जो है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये बाखबर करता है कम्युनिटी को, लोगों को, अबाउट किस चीज़ के बारे में, ये लोगों को बाखबर करता है सेवरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि ये जो प्रॉब्लम है, मसला है, कितना शदीद है, कितना गंभीर है और इसके जो असबाब हैं वो क्या है, काजेज़ क्या हैं, इसके रेमेडीज़ क्या हैं, इसका इलाज क्या है। तो लोगों को इस सब चीज़ के बारे में आगाह किया जाता है। सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज़ फ्राम ह्यूमन सोसाइटी। तो इसकी अहमियत ये है कि हम इस मुअस्सर प्रोग्राम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, फॉर एलिमिनेशन, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ, और ये जो जितनी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं ह्यूमन सोसाइटी से ख़त्म हो जाए और उन पर कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि हम क्या करते हैं, पोलियो को कंट्रोल करते हैं और डेंगू जो था उसको हमने कंट्रोल किया, ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी तरीके से और भी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट IDM जो है, ये लास्ट ही चांस होता है। इसमें हर वो तरीका हम अपनाते हैं कि ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।